अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पीडीएम की तमाम जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बायकॉट का फैसला कर लिया है और उनका यह कहना है कि फुल कोर्ट का मुतालबा तस्लीम ना करना इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का बड़ा ही अहम इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी जो अलील थे वो भी इस इजलास में शामिल हुए। इस इजलास के बाद अब से कुछ देर पहले एक एलामिया जारी किया गया जिसमें हुकूमती जमातों ने खुलकर 3 रुकनी बेंच की मुखालिफत कर दी है। इस एलामिया में यह कहा गया है कि मुतजाद फैसलों ने मामलात को मजीद पेचीदा बना दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन के हवाले से भी कहा गया है कि वो खुद को रजाकाराना तौर पर जो है वो उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग किया था। वन मैन शो और तहरीक इंसाफ की हिमायत में इम्तियाजी फैसलों का तासुर खत्म होना चाहिए। इजलास के बाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी मीडिया के साथ गुफ्तगू की और इस पे उनका यह कहना था कि इमरान खान से इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस और 2 जजेस को इस मुकदमे से अलग हो जाना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि जो पीडीएम या हुकूमती सियासी जमातें हैं, हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच के फैसले से पहले ही फैसला कर लिया है कि वो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगी। अब हुकूमत कैसे किस तरह इस कार्रवाई का बायकॉट करेगी, ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में आगे कैसे चलेगी अगर हुकूमत इसका हिस्सा नहीं होगी। अगर इस कार्रवाई के नतीजे में कोर्ट का या इसके बाद जो है वो कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो फिर क्या होगा? क्या हुकूमत अपने इस फैसले पर नजरसानी कर सकती है? एक तो प्रोग्राम में आज इस पर बात होनी है। दूसरी तरफ तहरीक के चेयरमैन इमरान खान ने 90 रोज में इंतखाबात ना होने की सूरत में सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गुफ्तगू की आज साफियों के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि सदर आरिफ अलवी उनके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर रहे, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि शाह महमूद और परवेज इलाही को दीगर जमातों से अब राब्ते करने का टास्क भी दे दिया है। पीडीएम का जो बायकॉट का ऐलान है उसके बाद अब तहरीक इंसाफ की भी जो है वो सियासी और कानूनी हिकमत अमली पर नजर है। क्या होगी ये हिकमत अमली? क्या तहरीक इंसाफ ये जो अदालत के अंदर जो कानूनी मामलात हैं इनको किस तरह से देखती है? फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अल्तवा के हवाले से जो केस है वहां पर अब ये जो डेवलपमेंट्स है इनको तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह से देखती है। तो ये वो इश्यूज हैं जिन पर जो है वो आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। और सबसे पहले प्रोग्राम में जो है वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उनसे इन्हीं इशूज़ के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, ये सबसे पहले तो मुझे आपका रिएक्शन चाहिए। ये जो पीडीएम की जमातों ने फैसला किया है कि वो बाइकआउट कर रहे हैं कार्रवाई का, या इस कार्रवाई का वो अब हिस्सा 3 रुकनी बेंच की जो कार्रवाई है इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्या ऐसा कर सकती है हुकूमत, ये पीडीएम जमातें? देखिए रहमान, जहां तक पीडीएम की जो इस गुफ्तगू का ताल्लुक है ये तो तय ही हो गया था कल ही जब नवाज शरीफ ने ये बात की। आज तो बेचारे ये सारे रस्मी कार्रवाई के लिए इकट्ठे हुए थे। नवाज शरीफ ने कल ही उन्हें जो लंदन से हुक्म जारी कर दिया था वो तो उसकी बजावरी इन्होंने करनी ही थी और आज इन्होंने उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट की है। लेकिन आप खुद वकील हैं, आपको खुद मालूम है जो एक बेंच के ऊपर पहले ही अटॉर्नी जनरल ने दरखास्त की थी वो मुस्तरद हो गई है और एक मफरूर शख्स जो है वो लंदन से बैठ के कैसे ये चीफ जस्टिस को हुक्म दे सकता है कि ये केस फलाने बेंच के पास लगना चाहिए या फलाने बेंच के पास लगना चाहिए। फोरम शॉपिंग जो है वो कैसे अलाउ की जा सकती है किसी भी पार्टी को? अदालत के सामने हुकूमत नहीं है, हुकूमत के सामने एक पार्टी है और एक जो भी उसके सामने फ्रिकैन हो, अदालत ने ये नहीं देखना कि वो उसका क्या है, उन्होंने अपना फैसला करना है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको मालूम ही है आर्टिकल 190 के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के ऊपर बाइंडिंग है और अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो हुक्म अदूली होगी
तो सुप्रीम कोर्ट फिर आर्टिकल 204 के तहत कंटेम्प्ट में प्रोसीड करेगी। चौधरी साहब वो ठीक है, वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स तो हो सकती हैं, लेकिन ये कोई मामूली नोयत का केस तो है नहीं है बड़ा। और इसमें एक पार्टी जब हुकूमत हो, गवर्नमेंट हो, जिसमें वजारत दाखिला को भी नोटिस हुआ है, वजारत खजाना को भी नोटिस हुआ है। तो आप खुद वकील हैं सर, इन मामलों को समझते हैं। अगर वो पेश ना हो, हुकूमत इसके अंदर पेश ना हो, एक्स पार्टी का तो मतलब बाइकआउट का मतलब मेरी समझ में तो ये आता है कि हुकूमत अब इस केस के अंदर पेश नहीं होने वाली, तो फिर ये मामला कैसे आगे चलेगा? देखिए ना, अगर हुकूमत इसके सामने, पहली बात तो ये है कि असल केस तो ये है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। बाकी तो ये फैसला पहले लाहौर हाईकोर्ट कर चुकी है और हाईकोर्ट ने कहा कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन करवाएं। उसके बाद जो 5 रुकनी बेंच है वो ये फैसला कर चुका है। और अब ये जो बेंच है ये बुनियादी तौर के ऊपर तो सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन का बेंच है और हुकूमत इसके सामने भी अपना सारा मौकफ जो है वो रख चुकी है। लिहाजा जब आप एक्स पार्टी कह रहे हैं तो वो तो दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि वो फैसले का बाइकआउट जो है वो करने जाते हैं, तो फैसला का बाइकआउट वो करें या ना करें, वो पेश हो ना पेश हो, उसका सुप्रीम कोर्ट के जो हमारा आइन है उसके अंदर और कवानीन जो है उसके ऊपर बड़े वाज़ेह हैं। अगर उसके ऊपर शहबाज शरीफ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, 2 प्राइम मिनिस्टर पहले घर जा चुके हैं, तीसरा प्राइम मिनिस्टर परसों घर चला जाएगा। अच्छा, और चौधरी साहब फुल कोर्ट पर आपकी क्या राय है? वैसे फुल कोर्ट पे तहरीक इंसाफ क्या कहती है? अगर इससे कोई रास्ता निकलता है तो बना देना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को फुल कोर्ट? देखिए रहमान, मसला फुल कोर्ट का या 5 मेंबर बेंच या 7 मेंबर बेंच या 3 मेंबर बेंच नहीं है। मसला यह है कि आइन वाज़े है, आर्टिकल 224 में 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती। मसला बेंच का नहीं है, मसला तो सीधा सीधा ये है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और उन्होंने इस मौक़िफ़ का इजहार बहुत दफा जो है वो किया है। अब देखिए, अब चैलेंज ये है कि हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 2A को देख लें, आर्टिकल 224 को देख लें और 105 को देख लें, किसी भी जो हमारा आइन है वो ये तस्वुर ही नहीं करता कि मुल्क में चोजन रिप्रेजेंटेटिव के अलावा लोग हुकूमत करेंगे। हमारा आइन ये एक बुनियाद के ऊपर खड़ा है कि पाकिस्तान में सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह ताला को बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी और उसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखिए ना, ये एक बुनियाद है हमारे आइन की और अगर आप इस आइन की इस बुनियाद को नीचे से हटा देते हैं और समझते हैं कि नामजदगियों पे हुकूमत चलनी है, तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हमारा आइन, हमारी रियासत का तस्वुर ही नहीं उसके बगैर करता। सो आइदर यू आर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और यू आर नॉट। और दूसरी सूरत में फिर मार्शल लॉ लगेगा या आप आइन को खत्म कर देंगे। तीसरी तो देखे ना, ये हो ही नहीं सकता कि आप ये कहें कि आइन भी रहेगा लेकिन हुकूमत जो है वो नामजदगियों के ऊपर होगी। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब अगर बिलफर्ज एक थोड़ा लिबरल डेफिनेशन जो है वो कर ली जाए, चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है या तहरीक इंसाफ अदालत के अंदर जाकर कहती, क्योंकि मामला पॉलिटिकल तो है, तो तहरीक इंसाफ भी जाकर अदालत के अंदर मंडे को कह देती है कि हमें फुल कोर्ट के ऊपर कोई एतराज नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि उससे कोई हल निकल सकता है इस सारे मामले का? कोई हल की बात ही नहीं है। अगर फेडरल इसका हल सिर्फ एक ही है कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर आमादगी जाहिर करे कि वो इलेक्शन कराने को तैयार है। देखिए ना, कोई भी लिबरल डेफिनेशन, कोई भी कंजर्वेटिव डेफिनेशन या कोई भी डेफिनेशन जिसका मैंने पहले अर्ज की, आइन की मुमकिन ही नहीं है जिसके तहत आप नुमाइंदगियों के ऊपर हुकूमत या नामजदगियों के ऊपर हुकूमत चला सकें। असल मसला देखिए वो है, बेंच का मसला तो सेकेंडरी है। जिस तरह मैंने आपका, चलेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पसंद नहीं है, आप लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें। आपको देखिए ना, आपने पहले इन्होंने क्या किया, ये अभी तो आज ये जो 3 बेंच है, मेंबर बेंच है, ये इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर अपनी तनकीद शुरू की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या बातें नहीं की गई क्योंकि वहां पे केस पेंडिंग था। उसके बाद जस्टिस शाहिद करीम साहब जो है वो इनकी तनकीद की जद में आ गए। उसके बाद ये जस्टिस तारक सलीम शेख साहब इनकी जद में आ गए। उसके बाद ये अब सुप्रीम कोर्ट के, यानी
हद होती है कि आपने लिटरली इस वक्त तक अगर आप गौर करें तो तकरीबन 9 जजेस के ऊपर इन्होंने एक पूरी कैंपेन जो है वो रन की। सो इट्स नॉट अबाउट द 3 जजेस, ये तो जहां जहां इनका केस जाता है ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, अब ये जरा एलामिये पर आ जाएं। दो बातें इस एलामिये के अंदर हैं। एक तो गवर्नमेंट अपनी उस पोजीशन पर स्टिक कर रही है कि ये 4-3 का फैसला। पहले जरा मुझे इस पर जरा क्लियर कर दें कि अभी भी आपको लगता है कि गवर्नमेंट का ये जो आर्गुमेंट है इसके अंदर कोई कानूनी वजन हो सकता है? वो 4-3 वाली बहस और फिर उसके बाद अब 2 जजेस जब उन्होंने अपने आप को जो है वो अलग कर लिया है, ये कोई बहस ही नहीं है। अगर आप देखें वो फैसला जो मंसूर अली शाह साहब का है वो ये है कि जी इलेक्शन का जो मामला है वो हाईकोर्ट तय कर दे 3 दिनों के अंदर। हाईकोर्ट का पहले ही हुक्म मौजूद है, जस्टिस जवाद हसन साहब का वो पहले ही मौजूद है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दे। देखिए मामला बेंच शेंच नहीं है, ये तो ऐसे बहाने हैं ना। वो असल निशाना जो है, बेंच तो बहाना है, असल निशाना तो आइन है, असल निशाना तो इलेक्शन है। और ये तो आइन की खिलवाड़ में इस वक्त है। और मैं हैरान हूँ, इतने बेसिकली जो है वो एक छोटे लोग हैं, इनके लिए कुर्सियां नीचे आई हैं, ये लोग ऊपर नहीं गए। और आप देखिए कि इन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ एक खिलवाड़ किया है। बेनजीर भुट्टो जो थी वो 14 सीटें उनकी आई थी, वो असेंबली में गई, 2.5 साल के बाद वो वज़ीर आज़म बन गई। PMLN खुद जो है वो 2002 में मेरे ख्याल उनकी 14 या 15 सीटें थी, या शायद 17 सीटें मेरे ख्याल है, 17 थी और मिला के वो ख्वातीन वाली फिर 25 में थी। तो वो भी असेंबली में बैठे थे और बाद में उनको देखे। इस तरह तो नहीं होता कि आप कहें कि हमने अगर हम जीत नहीं सकते तो हम विकेट ही उठा के भाग जाए। ये तो इस वक्त बेसिकली तो विकेट उठा के भागे हुए हैं, और तो इसमें कोई जो है वो समझ नहीं है कोई और बात। अच्छा, एक और लाइन जो उसमें नजर आई चौधरी साहब, वो थी कि तासुर है कि ये अदालतें तहरीक इंसाफ के हक में इम्तियाजी फैसले कर रही हैं। तो क्या वाकई ये अदालतें जो है वो तहरीक इंसाफ की फेवर में जो है वो डिसीजंस दे रही हैं? देखिए ये बात तो इसके लिए तो देखिए ना आपके रिसर्चर को चाहिए कि वो देख ले कि फैसले जो हैं कैसे हुए हैं, क्या हुए हैं। बट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू वन थिंग, ये हुकूमत एक अदालती फैसले के नतीजे में वजूद में आई, और उस अदालती फैसले में जिसमें उन्होंने आर्टिकल 69 जो मेरा मानना है अब भी कि पार्लियामान के अंदर जो रूलिंग थी उसको सुप्रीम कोर्ट इफेक्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन इन्होंने जो सूरी साहब की जो रूलिंग है उसके ऊपर उसको जो है वो रादर एंड वाइड डिक्लेयर किया। और उस बेंच में जो 5 मेंबर बेंच था उसने सो मोटो नोटिस लिया था, आपको याद होगा। और उस बेंच में ये तीनों जजेस शामिल थे जिनके ऊपर आज ये जिनके पीछे पड़े हुए हैं। सो ये हुकूमत तो क्रिएट ही इन 3 जजेस के फैसलों से हुई है। तो ये किस मुंह से अब जो है ये कह रहे हैं कि ये जज जो है वो बायस्ड है। सो मुझे नहीं पता कि इम्तियाजी सलूक हमारे साथ हुआ या इनके साथ हुआ, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारी हुकूमत को घर भेजने में और इस हुकूमत को लाने में मौजूदा जो बेंच है उसका कलीदी किरदार। अच्छा, अब चौधरी साहब हुकूमत ने एक और फैसला लिया, ये काजी फाइज ईसा का रेफरेंस वापस ले लिया। वो क्यूरेटिव रिव्यू वाली जो थी पिटिशन वो भी वापस ले ली है। दुरुस्त फैसला किया हुकूमत ने? देखिए मेरा ख्याल है अब उस पर तो एक कंसेंसस ही है। फ्रैंकली पाकिस्तान के अंदर अभी जजेस और जनरल्स जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी अभी मुश्किल काम है, और जब तक एक सिविल सुप्रीमेसी नहीं होती है ये नहीं हो रहा, और ये भी नहीं हुआ। अच्छा, ठीक, राइट। एक चौधरी साहब, आज हमने देखा कि बातचीत के लिए जो है वो ऑफर्स कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि कोई बातचीत हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कुछ संजीदा ऑफर्स नहीं है। तो ये जरा, क्योंकि आप अभी कोई राब्ता है या कोई इस फ्रंट के ऊपर कोई काम हो रहा है कोई बातचीत के हवाले से? रहमान देखिए, संजीदा ऑफर तो हुकूमत ने देनी होती है, हम तो हुकूमत नहीं है, हम तो अपोजिशन में है। तो मुझे नहीं पता कि ये भी संजीदा ऑफर हमने देनी है, तो बता दें, फिर हमें बता दें संजीदा हम कैसे दें। लेकिन असूली तौर के ऊपर दुनिया में तो हुकूमतें ही ये ऑफर देती हैं।
या बातचीत करती हैं। बहरहाल हमने अपना पोजीशन वाजे कर दी है। हमारे पास जो सिविल सोसाइटी के लोग आए थे, इम्तियाज आलम साहब और बाकी लोग जो उसमें शामिल थे, उनको भी हमने ये कहा था आप एपीसी करना चाहते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम उसके ऊपर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और आप करिए। लेकिन देखिए, अगर आपने ये समझ लें कि ये लोग अवाम में जाने को ही नहीं तैयार, खौफजदा है लोगों से, और इतने खौफजदा हैं कि ये जो बात भी इलेक्शन की करते हैं उससे लड़ पड़ते हैं। तो इसका प्रॉब्लम इनका ये है कि आप देखिए कि अगर ये नहीं तैयार इलेक्शन में, तो मुझे आप बताइए क्या फिर बातचीत क्या होगी? नहीं, मगर अभी होगा आगे क्या? क्योंकि आज आपने ये भी कह दिया है कि सड़कों पर भी निकलेंगे, तो फिर एक तरफ बातचीत वाला रास्ता है, एक तरफ ये सड़कों वाला रास्ता है। आगे का रास्ता क्या लेने जा रहे हैं सर? नहीं, तो फिर अगर आईन ही नहीं होगा तो फिर तो आपको रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मूवमेंट ही चलानी पड़ेगी ना। आप क्या करेंगे अगर आईन ही नहीं है, अगर आपके मुल्क में, और एक इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर उसमें इलेक्शन ही नहीं आना, जो मैंने आपसे जैसा अर्ज किया कि जो आइन की बुनियाद है, यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, चोजन रिप्रेजेंटेटिव पीपल ऑफ पाकिस्तान, अगर वो ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपको बहाली, आइन की रेस्टोरेशन के लिए, आइन की बहाली के लिए मूवमेंट ही चलानी पड़ेगी। तो ये फिर क्या कोई अदलिया बचाओ मुहिम होगी जो तहरीक इंसाफ शुरू करने जा रही है? आइन बचाओ मुहिम होगी, अदलिया बचाओ से ज्यादा ये तो आइन बचाओ मुहिम जो है वो हमें शुरू करनी पड़ेगी। अदलिया तो एक कंपोनेंट है आइन का। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं दोबारा यही एम्फेसिस करना चाहूंगा, वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का राइट है। अगर लोगों से वोट का आप हक ले लें तो लोग इररिलेवेंट हो गए। पहले ही पाकिस्तान में लोगों की कोई हैसियत औकात नहीं, अवाम को समझा जाता है, कीड़े मकोड़े समझा जाता है, तो पहले ही कोई हैसियत नहीं है, और वोट का हक ले लेंगे तो फिर तो वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो जाएंगे। जिस मुल्क में 20 लोग जिस मुल्क में 3 दिनों में राशन लेने के लिए लाइनों में लग के अपनी जान से हाथ धो बैठे, मुझे आप बताइए उस मुल्क का जो क्राइसिस है वो क्राइसिस है या उससे बड़ा कोई अलमिया हो सकता है? हम वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन चौधरी साहब, इसमें ये जो अदालती इस्लाहात वाला हुकूमत बिल लेकर आई है, इस पर आपके एतराज़ात तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये रिफॉर्म्स वाली बातें ख़ास तौर पर 184 के हवाले से, तो ये तो तहरीक इंसाफ के टाइम पर भी जो है वो होती रही हैं कमेटियों के अंदर। इस पर जो है वो बार कौंसल्स का ये मुतालबा रहा है, तो अभी क्यों आप इसकी जो है वो मुखालफत कर रहे हैं? इसलिए रहमान कि हमारा एक और लीगल जो मैक्सिम है जिसके ऊपर एक कंसेंसस है, वो ये है कि मेला फाइडे विशिएट्स द मोस्ट सॉलम कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मेला फाइडे है और एक बदनीयती है, तो दैट विशिएट्स इवन द नोबल वर्ड्स। सो ये जो हुकूमत बिल आ रही है इस वक्त, इसका कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि चीफ जस्टिस के जो इदारा है उसको कमजोर किया जाए। और फिर आपने देखा है कि किस तरह से जो कैमरा है और जो हुकूमती इदारे हैं, वो एक तरफ तो इमरान खान की तकरीर आप एक्सप्रेस पे नहीं चला सकते, लेकिन एक इनकरेज किया जा रहा है कि आप जजेस के खिलाफ मवाद जो है वो चलाएं। और अभी जो ये प्रेस रिलीज है, इससे पहले फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है, वो सारी अदलिया की तजलील के ऊपर मबनी जो है वो गुफ्तगू है। और जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, बिल का क्या करेंगे? लेट्स सपोज अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर ये वापस हो जाएगा? नहीं, आई थिंक इसमें हमें जो भी बिल हो वो इंक्लूसिव होना चाहिए। जुडिशरी की राय के साथ इसको जो है वो हमें आगे करना चाहिए, और इसी तरीके से और भी कवानीन है जिनके ऊपर हमें एक जो है वो ओपिनियन चाहिए। अच्छा, लास्टली ये आज की डेवलपमेंट है फवाद चौधरी साहब, दूसरी जमातों से क्या बात शुरू कर रहे हैं? ये जो आज खान साहब ने कहा हमने राब्ते जो है वो शुरू कर दिए हैं, टास्क दे दिए हैं लोगों को, तो क्या एजेंडा है? बुनियादी एजेंडा यही है कि हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारे साथ जो पार्टीज हैं या हमारे साथ नहीं भी हैं, वो आइन के ऊपर जो है वो हम एक जॉइंट फ्रंट दे सकें। यानी पार्टीज आपस के इख्तलाफात को बिल्कुल रखें, लेकिन आइन के ऊपर जो है वो इकट्ठे हों, और जो राइट टू वोट है उसके ऊपर जो है वो कंसेंसस क्रिएट हो। तो इसके लिए हम सारी जमातें जो है उनसे राब्ता कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पीडीएम की जमातों ने जो फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट किया जाएगा, अब से कुछ देर पहले जो इजलास हुआ, इस इजलास में क्या बातें हुई, इस वक्त वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमें प्रोग्राम में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये फैसला जो आप लोगों ने किया है, क्या बातें हुई हैं, क्या इत्तफाक हुआ है किस चीज के ऊपर, और क्यों आप ये समझते हैं ये फैसला करना पड़ा कि जो है वो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगे या इसका बाइकआउट करेंगे? देखिए, आज ऑलमोस्ट तमाम इत्तेहादी जमातों के जो है वो सरबरा जो है वो मौजूद थे इस मीटिंग में। सो मच हो कि आसफ अली जरदारी साहब जो अपने इलाज के सिलसिला में दुबई में मौजूद हैं, वो भी वीडियो लिंक पे इस मीटिंग में शरीक थे, और बड़ी भरपूर जो है वो डिस्कशन हुई है। और जो लीगल टीम है उसने पूरी क़यादत को, तमाम हेड्स ऑफ पार्टीज़ को जो है वो ब्रीफ़ किया इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। और उसके बाद फिर यूनानिमसली, बल्कि कंप्लीट कंसेंसस के साथ, कोई एक राय भी मुख्तलिफ नहीं थी, ये फ़ैसला किया गया कि मौजूदा जो 3 रुकनी बेंच है, जो पहले 9 का था, फिर 7 का हो गया, फिर 5 का हो गया, फिर 4 का हो गया, फिर 3 का रह गया, उस बेंच ने जिस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसीडिंग्स शुरू की हैं वो गैर आईनी है। अच्छा। गैर कानूनी है, क्योंकि जिस फैसले का वो जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने कोई फ़ैसला किया था, वो फ़ैसला मिनॉरिटी डिसीजन था, और मेजॉरिटी डिसीजन जो 4-3 से था वो ये था कि इस सो मोटो का इख्तियार जो है वो इस मामले में ये सो मोटो नहीं बनता। हाई कोर्ट्स में फ़ैसला पेंडिंग है, पेशावर में और लाहौर में। हाई कोर्ट्स को फ़ैसला करना चाहिए, और इस सो मोटो नोटिस को ख़ारिज किया। तो जब वो सो मोटो नोटिस ख़ारिज हो गया, तो उसमें फिर एक मिनॉरिटी ऑर्डर जो है, उस ऑर्डर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कैसे उस ऑर्डर के ऊपर जो है नोटिस दिया जा सकता है। तो लिहाजा ये प्रोसीडिंग्स जो हैं ये इलीगल है, गैर आइनी है, लिहाजा हम इनका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन साहब, हिस्सा ना बनने का क्या मतलब है? क्या आप पेश नहीं होंगे, या जो है वो ऑर्डर के हवाले से जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं होगा? हिस्सा ना बनने का क्या मतलब है? नहीं, ये जो आगे स्ट्रेटजी है या ये जो डिटेल्स हैं, ये लीगल टीम बैठ के जो है वो इनको तय करेगी, और उसका जो भी तरीक़ाकार होगा इस बुनियादी फ़ैसले को अचीव करने का, उसका कोई तरीक़ाकार तो बना लिया जाएगा, लेकिन बुनियादी तौर पे फ़ैसला यही है। अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं आपने फैसला अदालत के फैसला करने से पहले ही आपने अपना फैसला कर लिया है? नहीं, लेकिन वो फैसला कौन सा फैसला करने जा रहे हैं? यानी फैसला तो वो सो मोटो नोटिस तो खारिज हो चुका है, तो वो अब वो सो नोटिस को वो आज वो 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान कैसे सुन सकते हैं, जब 4 ने जो है वो उसको मेजॉरिटी डिसीजन में खारिज कर दिया है। और फिर एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला ये भी है कि जब तक सो मोटो से मुतल्लिक रूल्स न बना दिए जाएं, उस वक्त तक जो है तमाम सो मोटो नोटिस की जो सुनवाई है उसको मुखर कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में ये हो ही नहीं सकता, ये कानून और आइन इजाज़त ही नहीं देता ऐसा करने की। तो अगर वो कर रहे हैं तो हमें उनके सामने जो है ये सबमिशन रखनी चाहिए, रखेंगे, और हम उनसे ये इस्तदा करेंगे कि वो इन प्रोसीडिंग्स को जो है वो ख़त्म कर दें। राना साहब, बिलफर्ज अगर ये कार्रवाई जो है वो चलती रहती है और वहां से कोई फैसला आ जाता है अदालत से, तो आपके पास क्या
फैसला ना मानने वाली कोई ऑप्शन है इसमें? होगी? मामला ये है कि जब फैसला है ही कोई नहीं, फैसला जो है वो 4-3 की रेशो से खारिज हो चुका है, तो वो कौन सा फैसला है जिसको हम नहीं मानेंगे? राइट मगर इसमें सर एक और जारी बात है, आप क्योंकि खुद भी लॉ मिनिस्टर हैं, इन मामलात को समझते हैं, एक कानूनी रास्ता भी तो है, तो वो ये कि हुकूमत इस बेंच को अदालत में जो है वो डिस्प्यूट कर सकती है अगर आपको जो है वो एतराजात हो, तो वो कानूनी रास्ता नहीं ले रहे आप? वो एतराज तो हम वो एतराज हम उठा रहे हैं, और वो एतराज जो है वो हम नहीं उठा रहे, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस उठा रहे हैं। 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस जो है वो इसी एतराज पे अलहदा हो गए हैं, और अब ये बेंच जो है ये मिनॉरिटी में आ गया है, 9 से शुरू होके 3 पे आ गया है। अच्छा, लेकिन फुल कोर्ट वाली अब कोई ऑप्शन है अभी भी? क्या अब अगर जो है वो अभी रास्ता हो सकता है इस केस के अंदर? नहीं, वो तो हम तो कह चुके, और ये बेंच जो है वो उससे इनकार कर चुका, अब वो रास्ता तो नहीं है। अच्छा, लेकिन जरा अगर ऑर्डर कोई आ गया अदालत से रान साहब, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि हमने देखा गिलानी साहब का भी डिसीजन है, पहले प्राइम मिनिस्टर्स के साथ इस तरह से हो चुका है, फिर उनको जो है वो तौहीन अदालत का सामना करना पड़ा। नहीं, देखें, कोई ऐसा हुक्म जो आईनी और कानूनी और मॉरल बैकग्राउंड नहीं रखता होगा वो तो बाइंडिंग नहीं होगा। हाँ। अब देखें ना कि अच्छा, एक बेंच ने फैसला किया है कि जी 100 मोटो नोटिस जो है वो उस वक्त तक नहीं सुने जाएंगे जब तक रूल्स फ्रेम नहीं होंगे। इसके बावजूद ये बेंच जो है ये 100 मोटो नोटिस की कार्रवाई कर रहा है, और एक सर्कुलर के ज़रिए से जारी कर दिया है कि जी उस फैसले की कोई अहमियत नहीं, उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। तो फिर अगर ये उस फैसले के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी और फैसले के साथ भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, हुकूमत के हवाले से आपके ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि ये कुछ क्या सराइयाँ हैं, चाहे में गोइयाँ हो रही हैं कि इस्तीफ़ा दे सकते हैं या फिर जो है वो इलेक्शन का बाइकॉट कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात हुई? ऐसी बात तो मैंने किसी से सुनी नहीं है अभी तक। कोई इलेक्शन तो अभी हो ही नहीं रहे, तो बाइकआउट कैसे करना है? ठीक है, तो गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, कोई इस्तीफे की कोई बात नहीं हो रही गवर्नमेंट के जाने की, या कोई ऑप्शन नहीं? इस्तीफा क्यों देंगे हम? 16 अगस्त तक जो है वो हमारे पास आईनी और अवामी मैंडेट है, उसके बाद ठीक है केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, वो आगे इलेक्शन पर आएगा। राणा साहब, एक और चीज की जरा तो थोड़ी वजाहत कीजिएगा। आमतौर पर हुकूमत को अगर कोई जजेस के हवाले से इस तरह का मसला होता है तो फिर हुकूमत के पास एक रास्ता रेफरेंस लाने का भी होता है, तो क्या इस मामले में हुकूमत कोई रेफरेंस जो है वो ला सकती है जिन जजेस के ऊपर जो है वो उसे एतराज़ात हैं, जिनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, हमें तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। ये तीनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं, हमें उनका ज़ाती तौर पे बेपनाह उनका एहतराम है, लेकिन उनके फ़ैसलों की हद तक हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जो भी हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले हुए हैं, यही बेंच बनता है और हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले होते हैं। बल्कि सो मच हो कि हमारी जो पंजाब की हुकूमत थी, उस सिलसिले में जो फ़ैसला किया गया जिसके नतीजे में हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, उस फैसले को हम ही नहीं कह रहे, हर लॉ नोइंग आदमी जो है ना वो कह रहा है। तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस कह रहे हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि वो फैसला जो है वो दैट अमाउंट टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इतना बड़ा जुल्म हुआ है हमारे साथ। तो बिल्कुल हमें जो है वो बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बेशदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और रेफरेंस की बात जो है वो हो सकती है।
अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि रेफरेंस आने का भी इम्कान है। जी जी, इस इम्कान को खारिज अज़ इम्कान नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ठीक। तो राणा साहब, अच्छा, एक और मामला है, काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत ने वापस लेने का फैसला किया है। वजीर आजम ने वो जो रिव्यू पिटीशन थी, क्यूरेटिव रिव्यू वाली, उसको भी वापस लेने का फैसला किया। ये फैसला क्यों किया हुकूमत ने? नहीं नहीं, वो बिल्कुल बेबुनियाद था और एक आज़ाद बेंच और इंसाफ करने वाले जज को अंडरमाइन प्रेशराइज करने के लिए प्रीवियस रजीम ने ये एक बड़ा ही जो है वो गलत जो है वो तरीक़ाकार अपनाया था। तो ये तो तकरीबन एक महीना पहले कैबिनेट ने अलाउ कर दिया था कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये अटॉर्नी जनरल साहब के ज़रिए से इसकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस को देख लें और इसको विड्रॉ कर लें। तो वो कोई ये आज की बात नहीं है, वो तो एक महीने पहले का फैसला है। ठीक है राणा साहब, जरा साथ रहिएगा, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राणा सनाउल्लाह से कुछ और सियासी मामलात पर जो है बात होगी, इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का जो पीडीएम जमातों की इन्होंने बाइकआउट का फैसला किया है, उस पर गुफ्तगू हो रही है और इसके कानूनी और सियासी मामलात क्या जुड़े हैं। राना सनाउल्लाह वफाकी वजीर दाखिला प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से एक और ऐलान भी हुआ है और ये कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो इमरान खान ने कहा है कि हम फिर सड़कों पर आ जाएंगे। तो क्या ये हुकूमत के लिए कोई नई परेशानी तो नहीं होगी? इनकी वो दुर्घटना बनाएंगे कि जो 25 मई को भी नहीं बनी थी। उसकी वजह ये है कि अच्छा। ये इन्होंने जो है वो मुल्क को जिस तरह से फितने और फसाद के जो है वो में ढालने और जो इनके एंटी स्टेट इनके जो है वो एक्टिविटीज़ हैं, इनको अब वक्त आ गया है कि इनको मज़ीद ज़्यादा सख्ती से जो है उनको जो है वो हैंडल किया जाए। लेकिन वो तो पहले बड़ी तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, सख्ती हो रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। वो पहले बड़ी तनकीद कर रहे हैं, तो और क्या सख्ती करेंगे इन पर? नहीं, वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ ही होगी। कोई हमको गैर कानूनी काम, आप देखें ना, हमने किसी के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा नहीं बनाया, हमने किसी के खिलाफ कोई हीरो नहीं डाली, किसी के खिलाफ कोई नैब का झूठा मुकदमा नहीं बनाया। हमने जो मुकदमात बनाए हैं वो मुकदमात जो हैं वो ये खुद नहीं कह सकते कि जी हमने ये इल्ज़ाम जो हमारे ऊपर है हमने नहीं किया। यानी अगर खातून जज को धमकी देने का मुकदमा बना है तो खान साहब ये नहीं कह सकते कि जी मैंने तो ये बातें की ही नहीं है। फवाद साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, सवाती साहब हैं, कोई किसी का नाम ले लें, जो उसने कहा, जो उसने किया, उसी के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज हुआ। ठीक 24 घंटे में उनको अदालत में पेश किया और अगर बेल हो गई तो उनको रिहा कर दिया। बेल लेना ना लेना ये अदालतों का काम है। हमारा काम है कि जब हम ये गलत काम करें हम उसको डॉक्यूमेंट करें, FIR दर्ज करें। और कोई एक लफ्ज़ भी जो इन्होंने कहा है उसमें कभी हमने एक लफ्ज़ का कभी इजाफा भी नहीं किया। तो वो अब जब ये दिन रात जो है ऐसी हरकतें करते रहते हैं, फिर जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो ये कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ इतने मुकदमे हो गए, इतने मुकदमे हो गए। वो भाई ये सारा कुछ तुम करते हो ना, ये अब जुडिशल कम्प्लेक्स पे, हाई कोर्ट पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला तुमने किया है तो हमने मुकदमा दर्ज किया है ना करते ना दर्ज होता। जवान पार्क में जो किया है वो किया है तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई की है, अगर ना करते तो ना करती। अच्छा, तो राणा साहब एक और चीज की जरा उस बारे में बताइएगा। परवेज इलाही को टास्क दे दिया है राब्तों का और कहा गया है कि बाकी आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे राब्ते करें, तो क्या ये कोई परेशानी है हुकूमत के लिए? नहीं, हुकूमत के लिए परेशानी इनको शर्म आनी चाहिए। इनको अब याद आई है, अब ये ऐसा जो सबसे राब्ते करेंगे। और अब जो ये इनका
फलसफा था ना कि हमने किसी से गुफ्तगू नहीं करनी, हमने किसी से बात ही नहीं करनी, हम इनको उस नहज पे लेके आएंगे, उस मकाम पे लेके आएंगे जो सबके पांव पकड़ेंगे। अच्छा, लेकिन इमरान साहब अब हुकूमत क्यों नहीं बात करना चाहती? तहरीक इंसाफ की तरफ से हम देख रहे हैं ऑफर्स हो रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब हुकूमत बात नहीं करना चाहती, क्यों? नहीं, ये जो इधर इधर दाएं बाएं से ऑफर्स है, इन ऑफर्स की कोई हैसियत नहीं है, और ये बंदे जो ऑफर करें इनकी कोई औकात भी नहीं है। ये हमारे साथ पहले मुज़ाकरात करते रहे हैं, हमारे साथ तय करते रहे, उसके बाद फिर जाके वापस आके हमें कहते रहे कि ये पागल नहीं मानता, असी की करिए, असी तो सारी गल मान ली है, वो पागल नहीं मान रहा। इनकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, ये जो ऑफरें कर रहे हैं। लेकिन मुझे याद पड़ता है इमरान खान ने खुद भी इस चीज की शायद ऑफर की है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। नहीं, खुद उसने ऑफर बिल्कुल नहीं की। वो अगर खुद ऑफर करना चाहता है तो वो करे ऑफर, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करे, जरदारी साहब से करे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से करे। मेरे तो इल्म में नहीं है कि उसने किसी से बात की। अच्छा, लेकिन वैसे तरीकाकार क्या हो सकता है, किस तरह से बातचीत जो है वो हो सकती है? कुछ हमें मालूम है कोई राब्ते शाब्ते जो है वो हो रहे हैं, लेकिन तरीकाकार आपकी नजर में क्या हो सकता है अगर बातचीत करनी है आप लोगों ने तहरीक इंसाफ के साथ? तरीकाकार तो जब कायदीन लीडरान आपस में बात करते हैं तो तरीकाकार फिर तय हो जाता है। अच्छा, वैसे रान साहब अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे? ये अक्टूबर में तो होने हैं ना, वो तो एक आईनी जो है वो एक तकाजा है। जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो केयर टेकर सेटअप आएगा और केयर टेकर सेटअप जो है वो इलेक्शन करवाएगा। बात ये है कि इस फितने ने जिस तरह से मुल्क का बैठा बिठाया इकानमी का, सियासी इंतज़ामी पर और जो है अखलाकी तौर पे तो बिठाया, साथ इसने ये भी बढ़ा कर रखी है इकानमी का भी। तो हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अच्छा राना साहब, ये कुछ तनकीद हमने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से भी देखी, इंतखाबात के अल्तवा का जो केस है उस हवाले से, फिर अभी कुछ और भी रहनुमा हैं जिन्होंने वजारत दाखिला के हवाले से भी बात की। तो ये जो आप सारे इक़दाम कर रहे हैं, सारे फैसले ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो आपकी बड़ी इत्तेहादी है वो ऑन बोर्ड है इस सारे फैसले, इस फैसले से? पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो पूरी तरह से हमारे साथ पीडीएम के साथ ऑन बोर्ड है, पीएमएलएन के साथ ऑन बोर्ड है। ये बंदे जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, ये अपनी पार्टी के साथ ऑन बोर्ड नहीं है। अच्छा, ठीक है, राइट। राना साहब, एक जाते जाते लास्टली एक चीज की जरा आप बताते जाएं। डॉन लीक्स का एक मतलब फिर से जो है वो चर्चा हो रहा है, को मुबैना इंटरव्यूज का भी जो है वो बात हो रही है और कुछ बातें जो है वो सामने आई हैं। आप तो प्रीवी रहे हैं इस इंफॉर्मेशन के। डॉन लीक्स ही हुकूमत के जाने की वजह थी और मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे उसकी वजह थी? नहीं, देखें ये एक जो है वो साजिश थी जिसके पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी और साथ जुडिशल साइड से साकब नसार साहब बाबा रहम पे जो थे, जो कि बाद में बाबा जैम पे साबित हुए, उनके साथी जजेस जिनमें आसफ सईद खोसा साहब और जो है कुछ दूसरे लोग जो कि अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर पे मौजूद हैं। तो इन लोगों ने जो है वो पूरी जो है वो साजिश की, जिसका अब जो उसका मेन किरदार था अपना आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, वो अब सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो इसमें डॉन लीग भी एक वजह हो सकती है, लेकिन उसमें और भी काफ़ी सारी वजूहत हैं। अच्छा, चलें, ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब,
बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर दाखिला मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है वो हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद थे। एक ब्रेक लेते वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हमने बात की है पीडीएम की तमाम जमातों ने जो अभी आज बड़ा ही अहम उनका इजलास हुआ और उसमें फैसला लिया है कि वो 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। और इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जजेस के हवाले से रेफरेंस लाए जाने का भी इम्कान है और इस हवाले से जो उनकी लीगल टीम है वो मंडे तक अपनी हिकमत अमली वाज़े करेगी कि किस तरह से अपने आप को इस बेंच की कार्रवाई से अलग करना है। फिर फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद थे और उनका भी ये कहना था कि ये जो है वो असल निशाना तो जो है वो इनका आइन है और पीडीएम जमातें जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती और इसी वजह से सब कुछ किया जा रहा है। बहरहाल आने वाला हफ्ता ऐसा लगता है कि मुल्क की अदालत में जो आला अदालत है सुप्रीम कोर्ट और मुल्की सियासत में दोनों जगह पर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।